friend, good evening. Today we are going to discuss economic questions of Civil Services Preliminary Examination 2023. मित्रों, आज मैं 2023 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा डिस्कशन करने जा रहा हूं। मेरे डिस्कशन का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यह है आपको बताना कि इकोनॉमी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है, कैसे यूपीएससी द्वारा इकोनॉमी में बदलाव लाया जा रहा। मैं हमेशा से अपने क्लास में अपने विद्यार्थियों से कहता, अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप इकोनॉमी को डीप में पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, केवल करंट पर फोकस मत करिए, क्योंकि जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। कंसेप्ट क्लियरिटी होना जरूरी है। सिविल सेवा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 में यूपीएससी ने इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस पूछा है करंट बेस्ड नहीं है, वह क्वेश्चन कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन है। कंसेप्ट को लेकर के यूपीएससी द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सामान्य किताबों में या सामान्य पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में, जनरल बुक भी आपके लिए उपयोगी नहीं है। यह आपके लिए अच्छी टेक्स्ट बुक में, अच्छे स्टडी मटेरियल्स में यह उपलब्ध हो पाएंगे। तो मित्रों, इकोनॉमी का जो प्रश्न है बहुत ही, मैं टिपिकल तो नहीं कहूँगा, टफ नहीं कहूँगा, लेकिन पिछले 5 इयर्स में जो इकोनॉमी से क्वेश्चंस आए हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है और यूपीएससी ने प्रश्न पूछने का तरीका भी बदला। इकोनॉमी में करंट से इस वर्ष मुश्किल से करंट अफेयर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वह भी उसमें भी डायरेक्टली आपको करंट्स नहीं दिखाई पड़ा, कंसेप्ट को लेकर ही क्वेश्चंस पूछा गया। हमेशा इकोनॉमी से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें करंट इकोनॉमी भी होती है और कन्वेंशनल इकोनॉमी भी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी होती है। इस बार भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसे आप जियोग्राफी में भी काउंट कर सकते हैं, आईआर के साथ भी काउंट कर सकते हैं और हम इकोनॉमी में काउंट कर सकते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा। यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर से रिलेटेड है। आजकल करंट सिनारियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या वर्ल्ड सिनारियो में भी हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा। इसी को देखते हुए यह क्वेश्चंस पूछा गया है। आजकल करंटली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी या ट्रस्ट का गठन किया जा रहा, उसके संदर्भ में यह क्वेश्चंस पूछा गया, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके यह ट्रस्ट distributed to their investor is exempted from tax but the dividend is taxable. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक कंपनी के सदृश काम करता है, के लाइक एज एक कंपनी काम करता है। इनमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं
उनको कंपनी द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो इस बारे पूछा गया है कि यह इन्वेस्टर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। यूनियन बजट 2023-24 के पहले 1 अप्रैल 2023 के पहले यह प्रोविजन करेक्ट था, स्टेटमेंट करेक्ट था। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 दिस स्टेटमेंट इज टू बी रॉन्ग बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 2023-24 में प्रोविजन किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से जो भी इनकम होगी सब टैक्स के दायरे में आएगी। 31 मार्च तक इन्वेस्टर एग्जम्प्टेड था, बट डिविडेंड इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट करेंटली बोथ कवर्ड बाय टैक्स अथॉरिटी। करेंटली यह दोनों टैक्स के दायरे में आ चुके हैं। तो यह स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए बारो अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002। यह करेक्ट स्टेटमेंट है। 2002 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया था, एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट को के अनुसार यह स्टेटमेंट करेक्ट है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होंगे उनको एक बारोवर के रूप में मान्यता दी गई है, यह करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर इसका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर डी है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यह हमारा है। तो यह सही था सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था, तो इसका करेक्ट आंसर यह बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक worldwide had carried out interest rate hike after COVID, during COVID। विश्व के विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ वेरियस कंट्री ऑफ वर्ल्ड is to be raised interest rate। कोविड के दौरान और आफ्टर कोविड विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया। इंटरेस्ट रेट हाइक, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया। क्यों? व्हाई इंटरेस्ट रेट राइजेज? इसके पीछे काजे ये है कि सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके मनी सप्लाई को प्रभावित करना चाहती थी, जिससे कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। आफ्टर कोविड दुनिया में इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिला। इन्फ्लेशन इनकम बढ़ने के कारण नहीं बढ़ी। इन्फ्लेशन ड्यू टू शॉर्ट ऑफ सप्लाई, वस्तुओं की आपूर्ति, सप्लाई के शॉर्ट होने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा। तो सेंट्रल बैंक ने जो है कहीं न कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा करके सप्लाई ऑफ मनी को मार्केट में कम करके लिक्विडिटी के फ्लो को मार्केट में कम करना चाहती थी, लोगों की परचेजिंग पावर को कम करना चाहती थी, तो इसलिए बढ़ाया।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट, central bank generally assume that they have ability to counter the rising consumer price via monetary policy means. भारत ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, सभी देशों के केंद्रीय बैंक इस पर विश्वास करते हैं. उनका बेसिक है कि हम मॉनिटरी पॉलिसी को प्रॉपरली एक्सरसाइज करके, रेट ऑफ मॉनिटरी को प्रॉपरली एक्सरसाइज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, तो कमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि कर देते हैं. तो लेंडिंग कॉस्टली हो जाता है, सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में प्रभावित होती है, लिक्विडिटी प्रभावित होती है मार्केट में. जब मार्केट में फ्लो ऑफ लिक्विडिटी कम होगा, तो जब मार्केट में फ्लो ऑफ लिक्विडिटी कम होगा, तो इसके कारण जो होगा लोगों की डिमांड कम होगी. डिमांड कम होगी तो इसके कारण जो होगा कहीं ना कहीं जो होगा लोगों के परचेजिंग करने की क्षमता पर कम होगी. इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको हम दिखाना चाहते हैं. देखिए, सपोज दैट सेंट्रल बैंक रेट इंक्रीज करता है. जब बैंक रेट इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब है कि लोनिंग, बारोइंग कॉस्टली हो जाएगी. इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट क्रिएशन विल बी लेस. क्रेडिट क्रिएशन जो होगा कम होगा. जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी? लिक्विडिटी कम होगी. जब लिक्विडिटी कम होगी तो लिक्विडिटी कम होने का मतलब सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में कम हो रही. लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड जब कम होगी तो दिस मीन्स कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी, इन्फ्लेशन में गिरावट आएगी. दिस इज द बेसिक ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ एनी सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है बैंक रेट को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता. रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब बढ़ाती है तो कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और क्रेडिट क्रिएशन जब कम होगा तो फ्लो ऑफ लिक्विडिटी कम होगा. फ्लो ऑफ लिक्विडिटी कम होगा तो मार्केट में जो होगा, मार्केट में डिमांड कम होगी, और डिमांड जब कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. हमने कहा तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट इन एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट. तो कहीं ना कहीं जो है यह दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और हमारी व्याख्या भी सही होनी. तो इसका उत्तर जो है हमारा बनेगा ए बनेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, कार्बन मार्केट साइंस टेक से रिलेटेड है, इसलिए इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे.
हमारे साइंस की फैकल्टी हमारे साइंस के सर करेंगे। Question number 44. Which one of the following activities of Reserve Bank of India? Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization. First, conducting open market operation, oversight of the settlement and payment systems, debt and cash management for the central and state government, regulating the function of non-banking financial institution. Here स्टेलाइजेशन मीन्स है मार्केट को सेचुरेशन की स्थिति में लाना, मार्केट से जो है कैश को, मार्केट में कैश को के फ्लो को कम करना। तो देखिए इसका करेक्ट विकल्प है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करती है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और परचेज करती है और इसके मार्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करके आरबीआई मार्केट की में कैश की क्षमता को, मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाती भी है और घटाती भी है, मार्केट की क्षमता को प्रभावित करती है। जब आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाता है तो कैश का फ्लो आरबीआई से कैश का जो फ्लो होता है, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है तो लोग परचेज करते हैं, तो कैश का फ्लो मार्केट से आरबीआई के तरफ होता है सेलिंग में। और ऐसे में मार्केट में कैश की कमी होती है। जब कैश की कमी होती है तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो कंजम्पशन मतलब कम होगा, प्राइस कम होगी। और जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में हमें कैश का फ्लो बढ़ाना चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपरचेज जब करती है तो इन दिस सिचुएशन फ्लो ऑफ कैश, जो कैश का फ्लो होता है वह आरबीआई से मार्केट के तरफ होता है तो बढ़ती है। तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से स्टेलाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए बनेगा। हमारा जो 44 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर ए है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है। इस कभी कैश के फ्लो को बढ़ाती है तो कभी घटाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट। Our financial market divided into two parts, money market and capital market. This question is the mixture of money market and capital market both. Consider the following market. इसमें कहा गया है कि इन बाजारों पर विचार कीजिए। फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट,
कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। 4 ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म। मुद्रा बाजार शॉर्ट टर्म होता, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। कॉल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स। ट्रेजरी बिल्स आल्सो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो अब आप देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड एंड थर्ड आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। हियर क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट? तो कैपिटल मार्केट में यहां पर इंक्लूड है फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड फोर्थ स्टॉक मार्केट। There only 2 are the component of capital market. यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से केवल गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट आर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ आते हैं। Next question, which of the following best describe concept of small large field? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि अभी कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने इस कंसेप्ट को इंडिया में फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करना शुरू किया। करंटली इन इंडियन सोसाइटी में ज्वाइंट फैमिली का विघटन हो रहा, न्यूक्लियस फैमिली लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मार्जिनल फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। जब फैमिली टूट रही है, डिवाइड हो रही है, तो उसका प्रभाव एग्रीकल्चर लैंड भी पड़ रहा, एग्रीकल्चर लैंड भी टुकड़े टुकड़े में हो रहे हैं। तो करंटली देश में क्या है, स्मॉल फार्मिंग, मार्जिनल फार्मिंग इंक्रीज करती जा रही है। तो यहां पर क्वेश्चन स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड के बारे में, कि छोटे किसान बड़े खेत, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड के संदर्भ में कहा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट, रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल अपरूटेड फ्रॉम द कंट्री ड्यू टू वार बाय गिविंग देम लार्ज कल्टिवेटेड लैंड व्हिच दे कल्टिवेट कलेक्टिव एंड शेयर। तो ऐसा नहीं है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज, सीमांत किसान जो मार्जिनल फार्मर है विभिन्न किसी भी क्षेत्र के यूनाइट होकर के अपने को ऑर्गेनाइज करके अपने खेत को, अपने एग्रीकल्चर लैंड को एक बड़े लैंड में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें एक तरह से आप कह सकते हो कि यह कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम की बात होती है। मेनी मार्जिनल फार्मर जो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वह आपस में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और उसके माध्यम से अपने छोटे छोटे जमीन को
एक जगह एक में मिला करके एक लार्ज एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट करते हैं और उस पर खेती करने का काम। जो यह कंसेप्ट दिया गया स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, दिस इज द हेल्दी इंडिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर फ्यूचर। इसकी बिगनिंग उड़ीसा से हुई है कुछ महीने पहले। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर इसको प्रमोट उन्होंने किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आते हैं। इसका जो 46 का आंसर हमारा है वह आंसर हमारा आपको एक बार फिर मैं बता, आंसर बी होगा करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और यह पॉपुलर टॉपिक है। जब हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी पढ़ाते हैं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम जरूर डिस्कस करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जब बात आती है तो यहाँ पर अनेकों क्वेश्चन बनते हैं। आपको रिमेंबर होगा कि एग्रीकल्चर कुछ लॉ बनाने का भी प्रयास किया गया था, एग्रीकल्चर एक्ट भी बनाए गए थे तीन, जिसे को लेकर के कुछ फार्मर्स ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने आंदोलन कर लिया। गवर्नमेंट को बाद में उन लॉ को वापस लेना पड़ा, हालांकि गवर्नमेंट का डिसीजन बाद में गलत रहा, मैं मानता इसको लेकर। तो इसमें दिया गया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर। भारत सरकार नाइजर के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईच ईयर अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2 times in a year. First times, 1 times for kharif crops and second times for rabi crops. Government of India announced minimum support price for food grain, for cash crops. भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस खाद्यान्न फसलों के लिए, ऑयल सीड के लिए या पल्स दलहनी फसलों के लिए घोषित करती है, जो करंटली 22 एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए घोषित करती है 22, जिसमें ऑयल सीड भी है। नाइजर इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों का एक है जिसे हम काली तिल के नाम से व्यवहारिक तौर पर जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइजर सीड के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। नाइजर इज ए एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। थर्ड, सम ट्राइबल पीपुल इन इंडिया यूजेज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, यह करेक्ट है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या यूपी के सोनभद्र में कुछ जो शेड्यूल ट्राइब के लोग, हम यूपी से एग्जाम्पल, यूपी में एक शेड्यूल ट्राइब मुशहर कम्युनिटी होती है, वह इसको यूज करती है। हाँ, तो यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वह करेक्ट। तो क्वेश्चन से हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट। तो here answer will be C. Again repeat, Government of India every year announce minimum support price 2 times in a year. First time for Rabi crops, Kharif crops, and second is Rabi crops. And Niger seed is example of oil seed crop. Government of India announced minimum support price for 20 agriculture crops, which included oil seed crops also. Niger is a oil seed crop. Niger is example of Kharif
क्रॉप्स, यह करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर विल बी सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन फॉलोइंग एसेट्स। ब्रांड रिकग्नाइजेशन, ब्रांड का प्रमोशन, ब्रांड की इन्वेंट्री, स्टॉक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक एज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइमेट, हम किसको किसको सप्लाई वस्तुओं की कर रहे हैं। तो यहां पर पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसीडर इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। देखिए सबसे पहले यहां पर बताना चाहते हैं, इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब है सच इन्वेस्टमेंट आर टू बी कॉल्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट which are invested by investor in intangible asset। जब अदृश्य संपत्तियों में निवेश किया जाता है तो उसे इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हियर क्वेश्चन इज अराइजेज दैट व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में ऐसे एसेट जिनको हम टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, उनको इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो क्या है, ब्रांड रिकग्नाइजेशन, हम अपने ब्रांड को स्थापित करें। लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एक ब्रांड है। कारपोरेट सेक्टर में बात करते हैं, टाटा एक ब्रांड है, रिलायंस एक ब्रांड है। हम टाटा को जानते हैं, ब्रांड को हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज विज्ञापन पर इन्वेस्टमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग पर इन्वेस्टमेंट होता है। मल्टीनेशनल कंपनी, कारपोरेट हाउसेस अपने बजट का एक ह्यूज अमाउंट जो है वह अपने ब्रांड के प्रमोशन पर करते हैं। आप देखो अनेक कंपनियां इंडियन क्रिकेट प्लेयर से अपने ब्रांड को प्रमोट करती हैं। तो ब्रांड हमारा एक एसेट होता जो हमें दिखाई तो देता, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। इन्वेंट्री स्टॉक है, किसी वस्तु का स्टॉक। सपोज दैट बुक का स्टॉक है, मार्कर का स्टॉक है, गेहूं का स्टॉक है, इसे हम टच कर सकते हैं। दिस इज नॉट इंटेंजिबल एसेट, नो इंटेंजिबल एसेट, यह इंटेंजिबल एसेट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो, यह इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम टच नहीं कर सकते। कॉपीराइट, पेटेंट, यहां पर रिसर्च वर्क को डेवलपमेंट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क पर पैसा खर्च किया जाता, इनोवेशन पर खर्च किया जाता, न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने पर खर्च किया जाता। तो यह हमारा मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, हम अपने जो क्लाइंट की एक लिस्ट बनाते हैं, यह भी है। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा वन, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कंसीडर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आंसर हमारा सी बनेगा, इन्वेंट्री इज नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 इज रिलेटेड टू 15th फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 49 15वें वित्त आयोग और उसकी रिकमेंडेशन को लेकर, यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। 15th फाइनेंस कमीशन पिछले 2 से 3 वर्षों से, ड्यूरिंग लास्ट 2 to 3-5 ईयर से यह काफी एक चर्चित पॉपुलर टॉपिक बना हुआ था, क्योंकि इसके रिकमेंडेशन को लागू किया गया आफ्टर कोविड। तो इसमें यह बताना क्या है कि फाइनेंस कमीशन ने राज्यों को ग्रांट और असिस्टेंस देने के लिए
जो रिकमेंडेशन किया है, जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया, उनमें हाउ मेनी ऑफ द एबव एज यूज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन the 15th finance commission used how many of the above as criteria other than population area and income। देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पॉपुलेशन से ही है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नमेंट रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, यह 5। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कितने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फाइनेंस कमीशन ने राज्यों को सहायता देने के संदर्भ में यूज किया है। तो फॉरेस्ट या पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यह होगा नहीं। फॉरेस्ट, गवर्नमेंट रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, इन तीनों को यूज किया है। तो ओनली 3 यहां पर स्टेटमेंट में बनेगा, तो यहां पर बी बनेगा। तो इसका आंसर आपका बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आपने देखो इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 41 डिस्कस किया, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 50 इज आल्सो रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, physical infrastructure and social infrastructures। Housing is social infrastructure, transport is physical infrastructure, health is social infrastructure, energy is physical infrastructure। Question is that consider the following infrastructure: affordable housing, mass rapid transport, health care, renewable energy। On how many above docs even sustainable investment is infrastructure inventory? yes 3i। इसमें से कौन से 3 है जो आधारभूत संरचना के संदर्भ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे? कुछ महीने पहले तक यह चारों थे, लेकिन हाल ही में यूएनओ ने इसमें से जो हमारा यूएनओ की स्ट्रेटजी है ES3I में कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें उन्होंने एफोर्डेबल हाउसिंग को रखा, दूसरा हेल्थ एंड केयर को रखा, तीसरा जो है रेन्यूएबल एनर्जी को रखा। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को अलग कर दिया। तो इसमें हमारा 1, 3 एंड 4 3 है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा? हमारा ओनली 3 बनेगा। हियर इज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। हमारा कुछ दिन पहले तक ये चारों पार्ट थे, लेकिन अभी हाल ही में यूएनओ ने इसमें चेंज किया, इसलिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मेंस और पीटी के लिए आगे की इन कमिंग ईयर में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बने रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसीडर या वर्ल्ड इकोनॉमी को रिलेट करके पूछा गया है। हमने शुरू में कहा कि इकोनॉमी में डोमेस्टिक इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इज दैट
India account for 3.2 of global export of goods. वस्तुओं का भारत में जो निर्यात भारत द्वारा किया जा रहा टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट का 3.2 है. दिस इज रॉन्ग. करेंटली our share our share in global export of commodity is approximately 2.1%. विश्व के वस्तुओं के निर्यात में ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिया शेयर इज 2.11 currently according to economics survey. Economic survey 2021-22 and 22-23. According to economic survey 2021-22 and 2022-23, India's share in global export good is to be more than 2%. अर्थ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और 2022-23 के अनुसार विश्व के वस्तु निर्यात में ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिया शेयर इज मोर देन 2%. करंटली इट इज इक्विवेलेंट टू 2.1%. करंटली 2.1% है. But in question says that in India's share in global export goods is 3.2. That is wrong. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट इज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट है बोथ. सेकेंड स्टेटमेंट many local companies and some foreign company operating in India have taken advantage of India's production linked incentive scheme. This is the correct. During COVID and after COVID, Government of India started introduce production linked incentive scheme. Objective of this scheme is to be promote manufacturing sector of India. Under this scheme, Government of India provided various facilities to manufacturer. Manufacturer may be domestic and manufacturer may be foreigner. इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घरेलू कंपनियों, डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज को अनेकों प्रकार के छूट दे रही है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है. तो इसका लाभ दोनों को मिला. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. Which one of the following is correct in respect of the above? Here four options. First option is that both statement 1 and statement 2 are correct and statement second is correct explanation for statement 1. This option is wrong, incorrect, because first statement is incorrect. Second, both statements are correct and statement is not. This is also wrong because first statement is incorrect.
Second, first statement is correct and second statement is incorrect. This is wrong because first statement is incorrect. Option D is correct answer. Option D will be correct answer because statement first is incorrect and statement second is correct. Our answer will be D. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडिया according to micro small medium enterprises development act 2006, medium enterprises are those which investment in plant and machinery between 15 to 25 करोड़. यहां पर आपको मैं बता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने definition of various industry have changed in 2019 and 1920, but first statement is related to Act 2026. According to this act, also this statement is incorrect. वर्ष 2000 in 2006 Indian Parliament passed a new act in context of micro, small, medium enterprises. Through this act, Government of India defined the small, micro and medium enterprises. According to this industries, according to this act, such industries are to be called medium enterprises, wherein investment varies between 5 to 50 करोड़. लेकिन यहाँ पर 15 से 25 करोड़ दिया. इस एक्ट में कहा गया है कि such industries are to be called medium enterprises, where investment varies between 5 to 10 crore, but in questions 15 to 25. So this statement is wrong. First statement is wrong. Second statement, all bank loan to provide small, micro, small and medium enterprises qualify under the period. This is not necessary. यह जरूरी नहीं है कि सभी बैंक इनको पीरियडिटी के आधार पर ही ऋण दें. यह डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट, किस एक्टिविटीज के लिए यह लोन. तो यहाँ बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी डी. को आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91 इज डी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Question number 92 is related to digital currency of India. RBI introduced digital currency of India in December 2022. Here first statement is correct, second statement is wrong, so answer will be A. First option is will be answer. A is answer. First statement is correct and second statement is wrong. Next question. In the context of finance, the term beta. This is very typical questions. This is related to terminology of share market and कैपिटल मार्केट. इसकी अपेक्षा नहीं की गई थी.
कि शेयर मार्केट में इतना डीप तक जाकर क्वेश्चन पूछेगा। जनरली शेयर मार्केट की जब बात होती है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स की बता डिस्कस करते थे, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज डिबेंचर, बॉन्ड या पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, बट मेथोलॉजी को हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो यार इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस टर्म बीटा इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट। बीटा शेयर मार्केट में फ्लैक्चुएशन को मेजर करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स की जाती है। इससे अधिक होने पर शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। वैल्यू ऑफ बीटा विल बी मोर, दिस मीन्स शेयर मार्केट activities of share market is to be going upward. More value of beta shows that more activities of share market. More value of beta for more values of beta shows that more activities in share market. Boom of share market. So correct answer will be in D. Beta is related to capital market, beta is related to share market, beta refer to numeric value that measure the fluctuation of stock to change in overall market. Generally AD इंडेक्स के माध्यम से माना जाता मेजर किया जाता है शेयर मार्केट को। वैल्यू ऑफ एडी इंडेक्स इज Eastern 1. If value of AD index is more than 1, this means share market is going to upward. If value of AD index is less than 1, this means share market is down, is going to down. So value of AD index is beta. Next question 94. This is related to self group. Very beautiful questions. First statement is self group program was originally initiated by State Bank of India by providing micro credit to financial deprived. This is the wrong statement. Concept of self help group formulated by इकोनॉमिस्ट ऑफ बांग्लादेश मिस्टर मोहम्मद यूनुस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट बांग्लादेश के अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट मिस्टर मोहम्मद यूनुस ने दिया। हेयर mention that State Bank of India original formulator, this is wrong. Second, in an ESG all member of group take responsibility for loan that individual member, this is correct. सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन दिया जाता है वह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत दिया जाता है। ऑल मेंबर जो होते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके पेमेंट्स को लेकर। थर्ड, रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या दोनों जो हैं सपोर्ट करते हैं, चाहे प्राइवेट शेड्यूल बैंक हो, पब्लिक सेक्टर शेड्यूल बैंक हो, नेशनलाइज्ड हो, एसबीआई हो, ऑल प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली 2 स्टेटमेंट, second and third are correct, first is incorrect, so that our answer will be B. तो
इस प्रकार जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लगभग इकोनॉमी से इस वर्ष भी 15 क्वेश्चंस आए थे जो प्योर इकोनॉमिक्स थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। मेरी तरफ से, एनालिसिस्ट आईएएस टीम के तरफ से आप सभी प्रतिभागियों को, सभी एस्पिरेंट को बेस्ट विशेष है कि इन फ्यूचर आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, सक्सेस हो, और आपके जर्नी ऑफ सक्सेस में टीम ऑफ एनालिसिस्ट आईएएस हमेशा आपके साथ रहेगी। हमारा प्रयास होगा, हमारा एफर्ट होगा कि हम आपके लिए ऑलवेज कुछ बेटर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।